हेलो भाइयों, नमस्कार। आज हम उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो इतिहास को जो है कि 3 भागों में बांटते हैं मेनली हम, जिससे कि हमको पढ़ने में आसानी हो। सबसे पहले जो है प्राग इतिहास। इस इतिहास को हम किस प्रकार से बांटते हैं मैं बताता हूँ। जैसे सबसे पहले ये इतिहास है, इसको जो हमने 3 भागों में बांट दिया। प्राग ऐतिहासिक काल, फिर बीच में आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक के काल के भी 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल के भी 3 पार्ट होते हैं। इसमें होता है पूरा पाषाण। प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाषाण काल, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल का दूसरा नाम क्या है? पाषाण काल, क्योंकि यहाँ पे पत्थर की खोज हुई। इसमें कुछ नॉलेज थोड़ी ना दी आदमी को। प्राग ऐतिहासिक काल सबसे पुराना काल है जहाँ केवल पत्थर ही पत्थर थे, तो प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहते हैं। तो इसमें हम देखें, सबसे पहले पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, फिर है नवपाषाण काल, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल को जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी, इसको जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ऐतिहासिक काल जो है इसको भी 3 भागों में बांटते हैं। सरल करने के लिए 3 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। फिलहाल हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में उत्तराखंड में जो है देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल देखिए, ठीक है। इसके बारे में अगर हम देखते हैं, इनका जो है सन भी बता देता हूँ तुमको कितना होगा। तो जो है प्रागैतिहासिक काल है, इसका सन जो है था 25 लाख, इकाई था सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 25 लाख ईसा पूर्व से 25 लाख ईसा पूर्व से जो है 10,000 ईसा पूर्व। 25 लाख ईसा पूर्व से कितना? 10,000। तो कैसे होगा मैं देखता हूँ। पूरा पाषाण काल जो है 25 लाख से 25 लाख से पूरा पाषाण काल होगा आपका 10,000, ठीक है। पूरा पाषाण काल 25 लाख से 10,000। मध्य पाषाण काल कितना होगा फिर? 10,000 से मध्य पाषाण काल कितना होगा? 10,000 से कितना होगा? ये वाला आद्य ऐतिहासिक काल का याद करना है आपने। ये था आपका 2350 से जो है 1750 तक। 1750 तक किसका है? आद्य का है। बाकी ये 2350 से पहले तक का इसका है। 25 लाख बीसी से जो है 2350 बीसी तक किसका था? ये जो है प्रागैतिहासिक काल था। 25 लाख बीसी से 2350 बीसी तक प्रागैतिहासिक काल है। 2350 से 1750 तक आद्य ऐतिहासिक काल या फिर सिंधु सभ्यता वाला काल। फिर 1500 से लेके अभी तक क्या है? ऐतिहासिक काल। इसमें से जो है 1500, इसको जो है बांट दिया गया है। जो 1500 से लेके 1000 तक जो है ऋग्वेद की खोज हुई थी। 1500 से लेके 1000 तक हुई थी ऋग्वेद की खोज। फिर 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक हुई थी। बाकी 3 वेदों की खोज हुई थी, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। बाकी 3 वेद जो है 400 साल में ही खोज दिए गए थे। फिर 600 ईस्वी से जो है फिर वहाँ से महात्मा बुद्ध वाला टाइम भी आ जाता है, क्योंकि 563 ईसा पूर्व जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे। फिलहाल जो है प्रागैतिहासिक काल आप इतना देखिए, 25 लाख ईसा पूर्व से जो है कितना? इतना है 2350 ईसा पूर्व तक, ठीक है। मैं बताता हूँ इसमें प्रागैतिहासिक काल अगर हम उत्तराखंड के बारे में जानते हैं तो इसके स्रोत जो है पुरातात्विक हैं, ठीक है। इसकी जानकारी जो है गुफा, शैल चित्र, कंकाल, मृत भांड, धातु उपकरण आदि से मिलती है, ठीक है। हाँ, इसी से मिलेगी। और मिलेगा भी क्या है? थोड़ी लेखा पढ़ी का कुछ चीज़ था नहीं। मानव ने जो है लेखा पढ़ी का खोज कब किया? प्रागैतिहासिक काल में कुछ लिखा मिला नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखा मिला है, लेकिन पढ़ा नहीं गया है, क्योंकि बृहस्पति लिपि थी इसमें। और ऐतिहासिक काल में जो है लिखा पढ़ी गया था। प्रागैतिहासिक काल में कुछ लिखा पढ़ा नहीं था, इसलिए इसके खोज कैसे होंगे? कंकाल मिलेंगे, मृत भांड मिलेंगे, माने मिट्टी का बर्तन, मृत भांड मिलेगा, गुफा मिलेगी, शैल चित्र मिलेगा। शैल मैंने पत्थर और चित्र मैंने पत्थर के चित्र, ये इनसे मिलेगा, ठीक है। उत्तराखंड की जो पुरातत्व के जनक जो है हिंदुमुट को माना जाता है। उत्तराखंड में पुरातत्व के जनक किसको? हिंदुमुट को माना जाता है। भारत में जो है पुरातत्व के जनक किसको माना जाता है? तुक्का निंगम को। 1861 ईसा पूर्व में जो है इसको जो पुरातत्व विभाग का वो बनाया गया था जनक। 1861
1861 ईस्वी में, ठीक है। तो उत्तराखंड में पुरातत्व के जनक कौन थे? हेनवुड। उत्तराखंड में पुरातत्व के जनक कौन थे? हेनवुड। प्रोग्राम पूछा जाता है, ठीक है। उत्तराखंड में पुरातत्व के जनक हेनवुड। तो 1856 में देवी धुरा चंपावत में 1856 में देवी धुरा में पुरातत्व खोज की थी। 1856 में किसने? कनिंघम ने। किसने की होगी? हेनवुड ने की होगी। उत्तराखंड में हेनवुड है ना। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो हेनवुड 1856 में जो है देवी धुरा में जो है पुरातत्विक खोज की थी, ठीक है। प्रमुख पुरातत्विक स्थल अगर मैं बताता हूँ, अल्मोड़ा हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, चमोली हो गया, उत्तरकाशी हो गया। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी उत्तर के 3 हो गए। उत्तराखंड के नक्शे में उत्तर के 3 हैं, ये 3, बाकी एक अल्मोड़ा हो गया। तो 4 जगह से जो है मेनली पुरातत्विक स्थल मिले हैं। अगर हम अल्मोड़ा से देखें, अल्मोड़ा से क्या क्या मिला? अल्मोड़ा से लाखों गुफा मिला है, लाखों गुफा मिल गया। और ये कसार देवी हो गया, फलसीमा हो गया, ठीक है, फलसीमा हो गया। और अगर हम देखते हैं तो जाखन देवी मंदिर हो गया। ये सब कहाँ से मिले? अल्मोड़ा से मिले हैं। तो इसमें क्या है, लाखों गुफा के बारे में हम जानते हैं। 1968 में MP जोशी ने खोज की थी। अल्मोड़ा के बाड़ेछीना के पास दलबंड में स्थित है। स्याल नदी किनारे, स्याल की सहायक कोसी नदी इसी किनारे है, ठीक हो गया। इसके बाद जो है ये लाखों गुफा की तुलना भीमबेटका MP से की जाती है। MP में एक जगह है भीमबेटका, बाघ की गुफा MP में है, भीमबेटका की गुफा कहाँ है? MP में है, ठीक है। भीमबेटका की गुफा से, भीमबेटका में जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तीनों युग के शैल चित्र कहाँ से मिले? इतिहास में 3 युग हैं, पुरापाषाण काल। इतिहास में 3 युग है, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो तीनों के जो है युग के शैल चित्र कहाँ से मिले? भीमबेटका मध्य प्रदेश से मिले। तो लाखों गुफा की तुलना किससे आती है? भीमबेटका से। यहाँ से भी तीनों के तीनों मिले होंगे कुछ ना कुछ, तब भी जो है इसकी तुलना इससे की जा रही है। तो उत्तराखंड का भीमबेटका भी इसी को कह सकते हैं, नहीं लाखों गुफा को, क्योंकि सेम मिल रहा है ना। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ से मनुष्य पशुओं के रंगीन शैल चित्र मिलते हैं, कहाँ से? लाखों गुफा से। मनुष्य और पशुओं के रंगीन शैल चित्र मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? देखें, सामूहिक नृत्य में मिलते हैं, डांस करते हुए। सामूहिक नृत्य में साथ में डांस करते हुए मिलते हैं, एकदम बढ़िया करके। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, क्या है? अल्मोड़ा में कसार देवी है, कच्छप पहाड़ी पे। कसार देवी किस पहाड़ी पे? तो कच्छप पहाड़ी पे। ये जो एग्जाम पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कसार देवी किस पहाड़ी पर? कच्छप पहाड़ी पे है। कहाँ पे है? ये तो मैंने बता दिया, नहीं अल्मोड़ा में है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ से क्या मिला, 14 नर्तकों का चित्र कसार देवी से मिला। 14 नर्तकों का चित्र कसार देवी से मिला, ठीक है। उसके बाद हम तीसरा देखते हैं, फलसीमा। यहाँ से योग और नृत्य मुद्रा वाली आकृति प्राप्त हुई। अल्मोड़ा की फलसीमा से योग और नृत्य मुद्रा वाली आकृति प्राप्त हुई। एक मुद्रा है, उसमें योग भी करते हुए बैठा हुआ एक जना, और यहाँ पे एक जना है उसको नाच करते हुए देख रहा होगा उसको, ठीक हो गया। अल्मोड़ा में एक तीसरा क्या है? जाखन देवी मंदिर है। यहाँ से क्या मिला? यक्षों के निवास की पुष्टि हुई है जाखन देवी से। बहुत इंपॉर्टेंट है, यक्षों के निवास की पुष्टि कहाँ से हुई है? तो अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से। तुमको अगर ये चित्र नहीं दिख रहा है तो आवाज़ भी सुनाई दे रही तो काफ़ी है, क्योंकि आपको तो आवाज़ सुनते हुए याद हो जाना चाहिए। मैं तो इतने बढ़िया करके बता रहा हूँ। अब हम देखते हैं उत्तरकाशी। मैंने क्या बताया था? ऊपर के 3 और एक अल्मोड़ा। यहाँ से जो है पुरातत्व स्रोत मिले हैं। ऊपर के 3 कौन है? सबसे ऊपर जिनकी खोज 24 फरवरी 1960 को हुई है, जैसे चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। उसके अलावा एक अल्मोड़ा। 4 जगह से मिले हैं। अल्मोड़ा के बारे में बता दिया। अल्मोड़ा में क्या क्या था? अल्मोड़ा में 3-4 की चीज़ था, लाखू था, कसार देवी था, फलसीमा था, जाखन देवी था। इसमें बताया क्या? मैंने कुछ भी नहीं बताया। जाखन देवी से यक्षों के निवास की पुष्टि है। कसार देवी अल्मोड़ा से ये कच्छप पहाड़ी पर 14 नर्तकों का चित्र मिला है। फलसीमा से क्या बताया गया? योग और नृत्य वाली मुद्रा। और ये लाखों से क्या बताया? 1968 MP जो ये खोज अल्मोड़ा बाड़ेछीना स्याल नदी उसी की सहायक, ठीक है। दलबंड, बाड़ेछीना के बाद दलबंड में। और मैंने क्या बताया? ये लाखों गुफा की खोज, लाखों गुफा की तुलना भीमबेटका MP से की जाती है। वह इतना बताया था। मानव और पशुओं के रंगीन शैल चित्र मिलते हैं, सामूहिक नृत्य मिलता है, इतना बताया था मैंने इसमें, ठीक है। अब हम इसके बाद हम देखते हैं उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में एक ही मिला है बस, यहाँ पे आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। उत्तरकाशी में खाली एक मिला है, हुडली। नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, कहाँ से? हुडली। नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त होते हैं हुडली। कहाँ? उत्तरकाशी में कौन सी नदी बहती है?
यमुना ही तो बहती है, और कौन सी बहेगी बताओ? गंगा भले ही बहती है, गंगा भी भले ही बहती है उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी गोमुख से निकलती है, लेकिन आपको याद क्या करना है, हुडली कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। पिथौरागढ़ के बारे में देखते हैं, पिथौरागढ़ में क्या क्या मिला? बनकोट मिला, पिथौरागढ़ में भी एक ही मिला है। तो बनकोट से क्या मिला? 8 ताम्र मानव आकृति, 8 ताम्र मानव आकृति प्राप्त हुई है बनकोट से। तो ऐसी एक ताम्र आकृति बहादुराबाद से भी हुई है, हरिद्वार के बहादुराबाद से भी ताम्र उपकरण मिलते हैं, जबकि 8 ताम्र मानव उपकरण कहाँ से मिले? बनकोट से मिले हैं। और बहादुराबाद से भी खाली ताम्र उपकरण मिले हैं, कोई ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 8 मिला है, 8 बनकोट से मिला है। ठीक है, बनकोट से प्राप्त ताम्रलेख को राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में रखा गया है। हाँ ठीक बात है, क्योंकि 8 मिले हैं एक साथ, तो रखना जरूरी है। बनकोट से प्राप्त ताम्रपत्र को राजकीय संग्रहालय, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजकीय संग्रहालय किधर है? राजकीय संग्रहालय किधर है? अल्मोड़ा में ही है, क्योंकि उत्तराखंड का शुरुआती अल्मोड़ा माना जाता है, मेन वही माना जाता है नहीं। तो खोज कब हुई इनकी? 8 ताम्र मानव उसकी 8 ताम्र मानव आकृति की 1979 में, 1979 में। ठीक हो गया। अब हम कहाँ से देखते हैं? चमोली से देखते हैं। चमोली से क्या क्या मिला? ग्वारखिया गुफा, किमनी गांव, मलारी। तो ये 3 फिलहाल यहाँ पे हैं, और भी हैं क्या? 3 ही हैं। ठीक है, 3 मिला है चमोली से। ग्वारखिया गुफा में क्या है? देखिए ग्वारखिया गुफा में आपको कितना याद रखना है, डुंगरी गांव में अलग। चमोली में मेनली कौन सी नदी बहती? अलकनंदा बहती है। तो ग्वारखिया गुफा डुंगरी गांव, चमोली में डुंगरी गांव है। ग्वारखिया गुफा कहाँ से मिली? डुंगरी गांव अलकनंदा, डुंगरी गांव अलकनंदा के किनारे मिली है। चमोली में ग्वारखिया गुफा की खोज, चमोली में ग्वारखिया गुफा जो कि पुरातात्विक स्थल है, वहाँ से डुंगरी गांव में अलकनंदा के किनारे खोज की राकेश भट्ट ने। ठीक है, और साक्षी क्या मिला? मानव, भेड़ और बारहसिंगा मिला। बारहसिंगा 41 मिले हैं, 41। ठीक हो गया। कहाँ से? ग्वारखिया गुफा से। मानव मिला, भेड़ मिला, 41 बारहसिंगे मिले, ये ग्वारखिया गुफा से। ठीक है, ग्वारखिया गुफा है किधर? डुंगरी गांव अलकनंदा नदी के किनारे। खोज किसने की? राकेश भट्ट ने की। क्या क्या खोजा? मानव, भेड़, बारहसिंगा, 41। अगर हम देखते हैं चमोली में मुख्य चित्र क्या मिला? मानव द्वारा पशु को हाँका देना। चमोली में मेनली चित्र क्या मिला? मानव द्वारा पशु को हाँका देना। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं चमोली में किमनी गांव। किमनी गांव में क्या किया? चमोली में थराली है ना, थराली का चमोली की वो भी है। अच्छा, चमोली का जो है हेड क्वार्टर है वो तो गोपेश्वर में है। ठीक है, चमोली का हेड क्वार्टर गोपेश्वर में, क्योंकि 70 के टाइम में जो है वहाँ बाढ़ आई थी, तब वहाँ स्थापित है, आज भी वहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि थराली क्या है, वहाँ से SC सीट है, चमोली से SC सीट है थराली। तो किमनी गांव जो कि थराली के पास पिंडर नदी के किनारे है। पिंडर नदी कहाँ से निकलती है? पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, किमनी गांव थराली के पास पिंडर नदी के किनारे है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला? हल्के सफ़ेद रंग के हथियार और पशुओं के चित्र, हल्के सफ़ेद रंग के। ठीक है, सफ़ेद रंग के। किमनी के पास से क्या मिला? थराली के पास पिंडर नदी के किनारे है किमनी, वहाँ से हल्के सफ़ेद रंग के हथियार और पशुओं के चित्र मिले हैं। मलारी से क्या मिला? 1983 और 2001 में गढ़वाल यूनिवर्सिटी और द्वारा सर्वेक्षण किया गया। 1983 और 2001 में सर्वेक्षण किया गया। यहाँ से जो है 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखौटा मिला है। क्या क्या मिला है? मलारी से 5.2 किलोग्राम का मुखौटा मिला है। सर्वेक्षण 1983 और 2001 में गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने किया था मलारी में। ठीक बात है, क्योंकि चमोली है ही खुद गढ़वाल में। गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने किया वहाँ पर 1983 और 2001 में। 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखौटा मिला है मलारी से। नरकंकाल और मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। नरकंकाल और मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। ठीक बात है, उतना इम्पोर्टेंट है। नरकंकाल और मिट्टी के बर्तन खोज जो है 2002 में हुई थी। अगर हम पीछे और देखते हैं इसमें चमोली में क्या क्या मिला है, देखें। मलारी से पशु का पूर्ण कंकाल मिला है, जिसकी पहचान जुबू के रूप में की। जुबू हिमाचल का है कुछ। जुबू क्या है? हिमाचल का। देखिए हिमाचल का जो है पहले मोनाल था पक्षी,
हिमाचल का पहले क्या था, मोनाल था। नेपाल का भी नेपाल का राष्ट्रीय क्या है, मोनाल। उत्तराखंड का जो है क्या है, मोनाल। हिमालय का भी पहले क्या था, मोनाल। अभी क्या है, जुबू। तो जो है जो पशु का पूर्ण कंकाल मिला है उसकी पहचान जुबू के रूप में की गई है। ये जुबू कुछ और ही है, ये पशु की बात कर रहे हैं यहाँ पे एकदम ठीक है। पशु का कंकाल मिला है मलारी से, जो पूर्ण पहचान जुबू के रूप में किया गया है। प्राप्त मिट्टी के बर्तन स्वाद घाटी पाकिस्तान से मिलते हैं। स्वाद घाटी किधर है, पाकिस्तान में। मलारी से जो प्राप्त मिट्टी के बर्तन मिले हैं पाकिस्तान की स्वाद घाटी से मिलते हैं। शिव प्रसाद डबराल ने 1956 में यहाँ के समाधान की खोज की। शिव प्रसाद डबराल ने 1956 में यहाँ के समाधान की खोज की। ठीक है, ये मलारी, ये चमोली में हमने इतना देखा था मेनली। क्या क्या देखा, फिर से पक्का करें डिवीजन फास्ट तरीके से। चमोली में क्या क्या मिला था बताओ। अरे चमोली में मिलाई क्या, दो चार ही तो चीज़ मिली। ग्वारखिया गुफा मिली, डुगरी गांव अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है ग्वारखिया गुफा। ग्वारखिया गुफा स्थित कहाँ पे है, डुगरी गांव अलकनंदा नदी के किनारे है। खोज की राकेश भट्ट ने यहाँ से उस खोज की, जो मिला क्या, मानव भेड़ और 12 सिंगे मिले। मानव द्वारा पशु को हाका देखा, यहाँ का मुख्य चित्र है। किमनी गाँव से क्या मिला, थराली पिंडर नदी के किनारे है किमनी गाँव। हल्के सफ़ेद रंग के चित्र और हथियार पशुओं के चित्र मिले। मलारी से क्या मिला, 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखावरण मिला है। 1983 और 2001 में गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने सर्वेक्षण किया। मिट्टी के बर्तन और नर कंकाल भी मिले हैं, खोज 2002 में की। और क्या मिला मलारी से, और क्या मिला, पशु का एक पूरा कंकाल मिला है जिसकी पहचान जो है जुबू के रूप में की गई है। ठीक है, यहाँ से जो है मिट्टी के बर्तन पाकिस्तान की स्वाद घाटी, मलारी से मिले मिट्टी के बर्तन पाकिस्तान की स्वाद घाटी से मिलते जुलते हैं। शिव प्रसाद डबराल ने 1956 में मलारी के संविधान की खोज की। अब हम सम फैक्ट देखते हैं। ठीक है, मतलब इसके अलावा भी और कुछ मिला है क्या, मिला है, बिल्कुल मिला है। देखिए मेनली लॉलो नाम के जहाँ हैं वो सब अल्मोड़ा में ही मिले हुए हैं। लोथाक अल्मोड़ा, फलसीमा अल्मोड़ा, पेटसाल अल्मोड़ा, फड़कानौली अल्मोड़ा, लॉलो जिसमें आएगा अल्मोड़ा। और है क्या कहीं पर लॉ, फिलहाल इतने में ही है। तो यहाँ पे क्या करें, लोथाक अल्मोड़ा, यहाँ से 3 रंगीन शैलाश्रय मिले हैं। 3 रंगीन शैलाश्रय मिले हैं। शैल, किसी को अगर कोई शब्द ऐसा जो हमको जो है बन नहीं पा रहा है तो उसको जो है खंडन कर देंगे। शैलाश्रय माने शैल धन आश्रय, दीर्घ संधि हो गया। शैल माने पत्थर, आश्रय माने क्या हुआ, आश्रय हुआ। तो जो है समझ गए होंगे आप। लोथाक अल्मोड़ा में है जहाँ से जो है 3 रंगीन शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और विषय क्या है, सहकार। विषय क्या है यहाँ का, क्या क्या मतलब मिला क्या है वहाँ पर से, दिख क्या रहा है वहाँ पर। शिकार करता हुआ मानव और हाथ में हाथ डालकर नृत्य करता हुआ मानव। शिकार करता हुआ मानव, हाथ में हाथ डालकर नृत्य करता हुआ मानव मिला है लोथाक से। पेटसाल खोज 1989 में। पेटसाल की खोज कब हुई, 1989 में हुई। कत्थई रंग की मानव आकृति मिली है, कत्थई रंग की मानव आकृति मिली है यहाँ से। फड़कानौली है अल्मोड़ा में, खोज कब हुई, 1985 में। पेटसाल फड़कानौली की खोज यशोधर मठपाल ने की। पेटसाल और फड़कानौली की खोज की यशोधर मठपाल ने। फड़कानौली की खोज 1985 में, पेटसाल की खोज उसमें 4 जोड़ दो, 1989 में। पेटसाल से कत्थई रंग की मानव आकृति मिली। आद्य ऐतिहासिक काल में देखते हैं अब हम। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल में अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या है, मुख्य स्रोत धार्मिक ग्रंथ हो गया, अभिलेख हो गया। लिखा तो दिखेगा इसमें लेकिन समझ नहीं पाएंगे हम क्या लिखा है। प्रमुख स्रोत क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल के धार्मिक ग्रंथ हो गया, अभिलेख हो गया। सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिला इसका, ऋग्वेद में मिला है। आद्य ऐतिहासिक काल का उत्तराखंड में आद्य ऐतिहासिक काल के टाइम का जो उल्लेख मिला है सबसे पहले ऋग्वेद से मिला है। ऋग्वेद में उत्तराखंड को ऋग्वेद देवभूमि और मनीषियों की भूमि, ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहते थे, देवभूमि और मनीषियों की भूमि कहते थे। ऋग्वेद जो है 1500 से 1000 ईस्वी में खोज हुए थे, मैंने बता चुका हूँ। बाकी 1000 से 600 ईस्वी पूर्व सामवेद, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद। ये ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद। सबसे पहला वेद कौन सा है, ऋग्वेद। फिर ऋग्वेद के बाद कौन सा वेद है, ये देख लेना, इसका क्रम भी याद होना चाहिए। ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। यजुर्वेद जो है दूसरे में होना चाहिए यहाँ पे।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। देखें फिलहाल ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को उत्तर कुरु कहा गया है। स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का वर्णन मिलता है। ठीक है, नेपाल हिमालय, केदारखंड हिमालय, मानसखंड हिमालय, कश्मीर हिमालय, जालंधर हिमालय। ठीक है, 5 हिमालय उसका वर्णन मिलता है। केदारखंड कहा गया है स्कंद पुराण में किसको, गढ़वाल को, और मानसखंड कहा गया है स्कंद पुराण में कुमाऊं एरिया को। दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहा गया है, ब्रह्मपुर या खासदेश। उत्तराखंड को, उत्तराखंड वाले केदारखंड, मानसखंड जो कि संयुक्त रूप है, मिलकर जो उत्तराखंड बना है, तो स्कंद पुराण में क्या कहा गया है, उस क्षेत्र को ब्रह्मपुर या खासदेश कहा गया है। ये देखिए उत्तराखंड का मैप बनाया मैंने, जिस हिसाब से दिखा दिया, इसे देख डेमो के रूप में। गढ़वाल है यहाँ, गढ़वाल, केदारखंड, कुमाऊं, मानसखंड, ये पर्वत, ये नेपाल हो गया, कालागिरी पर्वत हो गया, कालागिरी पर्वत हो गया, यहाँ पे काली नदी है, काली नदी है, बॉर्डर बनाती है कुमाऊं और नेपाल का। इधर ये नंदा देवी पर्वत वाला एरिया है, ये हिमालय है, ये माया क्षेत्र हरिद्वार वाला एरिया हो गया। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें मानव जो है पुराणों में मानसखंड, ये नंदा देवी से कालागिरी पर्वत तक, पुराणों में क्या कहा गया है, मानसखंड का एरिया कहाँ से कहाँ तक बताया गया है। मानसखंड कुमाऊं वाला क्षेत्र था नहीं, तो पुराणों में मानसखंड कहाँ से बताया गया है, नंदा देवी से कालागिरी पर्वत। कालागिरी पर्वत नेपाल उधर साइड में है, नंदा देवी पर्वत इधर साइड में है, ऐसे करके चमोली में उस साइड में। तो नंदा देवी पर्वत से कालागिरी पर्वत तक का क्षेत्र बताया गया है मानसखंड में, जो कि इस पुराणों में बताया गया। केदारखंड का एरिया माया क्षेत्र से हिमालय तक का, इधर माया क्षेत्र है दक्षिण में और इधर उत्तर में हिमालय, तो यहाँ तक बताया गया माया क्षेत्र का। उत्तराखंड का मैप पीछे देख लीजिए। उत्तराखंड के मैप के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जो है पूरे 13 जिले होते हैं, उसमें से 7 जिले गढ़वाल में, 6 जिले कुमाऊं में, पर्वतीय भाग 86.07, पर्वतीय भाग 13.93%, पर मैदानी भाग, ठीक है, उसका मैंने एरिया बता दिया है कितना आपको क्या है घर के, क्योंकि 53 से 83 किलोमीटर का जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल होता है। इनका क्षेत्र अगर हम इनकी वो देख लें, क्या कहो, अगर हम इनका जो है क्षेत्र स्थापना देख लें, 24 फरवरी 1960, 24 फरवरी 1960, 24 फरवरी 1960, ये 3 जो है ये डेट के साथ याद करने पड़ते हैं। बाकी ये जो है छोटे छोटे जो है 1997 में स्थापना हुई थी, जैसे चंपावत है, ये बागेश्वर है, ये रुद्रप्रयाग है। तीनों की स्थापना 1997 में हुई थी, लेकिन कब हुई थी इसकी, बागेश्वर की 18 सितंबर 1997, ये चंपावत की 16 सितंबर 1997, रुद्रप्रयाग की ये चंपावत है 15 सितंबर 1997, 18 सितंबर 1997 बागेश्वर, 16 सितंबर 1997 रुद्रप्रयाग। 15 सितंबर 97 चंपावत, 18 सितंबर 97 बागेश्वर, 16 सितंबर 97 रुद्रप्रयाग। 15 सितंबर 98, 15 सितंबर 97 और 16 सितंबर 97 और कितना 18 सितंबर 97 अल्मोड़ा, नैनीताल, उधमसिंह नगर की स्थापना हुई थी 1995। ये दोनों 1891 में हुए थे। नैनीताल की 1891 में स्थापना हुई थी और 1891 में ही नैनीताल को जिला मुख्यालय बनाया गया था। 1800 अरे सब छोड़िए, इसको हम करते रहेंगे फिलहाल। चलो इसको बता ही देता हूँ। हरिद्वार जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, हरिद्वार देहरादून की स्थापना कब हुई थी, देहरादून की 1817 में देहरादून की स्थापना हुई थी। टिहरी की 1 अगस्त 1949, ठीक है। इसकी पौड़ी की कब हुई, 1840 पौड़ी की स्थापना हुई। उधमसिंह नगर की कब हुई, 95 में हुई। हरिद्वार की कब हुई स्थापना, हरिद्वार की स्थापना कब हुई, हरिद्वार की स्थापना यार देख लेना कब हुई, हरिद्वार की स्थापना कब हुई, कम से कम 1998 में हुई होगी। 1998 हरिद्वार की स्थापना ये देख लेना भाई। फिलहाल हम ये देखते हैं। देखिए बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को हिमवंत कहा जाता है। बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को हिमवंत कहा जाता है, ठीक है। हिमवंत किस में कहा जाता है, बौद्ध साहित्य में।
ऐत्रेय में क्या कहा जाता है, उत्तर कुरु। बौद्ध साहित्य में हिमवंत कहा जाता है। अगर हम कुमाऊं एरिया बात कर रहे हैं तो पौराणिक कथा में के अनुसार चंपावत के कांतेश्वर पर्वत पर जो है विष्णु का कुर्म अवतार हुआ था। कुर्म मैंने क्या हुआ, कछुआ हुआ। चंपावत में पर्वत है कांतेश्वर पर्वत, तो चंपावत के कांतेश्वर पर्वत में विष्णु का कुर्म कछुआ अवतार हुआ था। इस कारण इस क्षेत्र को कछुआ या कुमू या कुमाऊं कहते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, कुमू या काली, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते कुमाऊं हो गया। उस समय क्या कहते हैं, कुर्म कहते थे पहले। वैदिक संस्कृत में कुर्मू कहते हैं, फिर उसके बाद संस्कृत, सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर संस्कृत, फिर लौकिक, वैदिक संस्कृत तो लौकिक संस्कृत, इस प्रकार से होता है नहीं। तो वैदिक संस्कृत में उसको कुर्म कहते हैं कछुआ को, फिर कुमू हुआ, फिर वैसे धीरे धीरे बोलते बोलते कुमाऊं हो गया। उत्तराखंड वाले तो वैसे भी हर किसी के नाम की ऐसी की तैसी लगा देते हैं, ये तो कुर्म ही है। अभी और पीछे पीछे देखते रहिए, इसका कुर्म से और बदल जाएगा, ठीक है। तो मानस खंड में इस क्षेत्र को कुर्मांचल कहा जाता है। मानस खंड में इस क्षेत्र को कुर्मांचल कहा जाता है, ठीक हो गया। मानस खंड, केदार खंड किसके भाग हैं, स्कंद पुराण में कहते हैं कुमाऊं को मानस खंड, गढ़वाल को केदार खंड। तो मानस खंड में उत्तर इस क्षेत्र को कुर्मांचल कहा जाता है। मानस खंड में इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कुर्मांचल। सर्वप्रथम चंपावत को कुमाऊं कहा जाता था। झारखंड देवी मंदिर अल्मोड़ा, मैंने बताया था पीछे भी। तो झारखंड देवी अल्मोड़ा से यक्षों की निवासी पुष्टि, तो ठीक बात है एकदम। वायु पुराण में गुप्तों की जानकारी। एक में अगर अलग से क्वेश्चन बताऊं तो वो गुप्त की वंश की सबसे पहली जानकारी कहाँ से मिली, वायु पुराण से। वायु पुराण में कुमाऊं में यक्ष, किरात, नाग, गंधर्व जाति के निवास की पुष्टि बात कही गई है। वायु पुराण में कुमाऊं में कितनों की बात कही गई है, अरे बहुतों की बात कही गई है। किसमें, वायु पुराण में। यक्ष, किरात, नाग, गंधर्व, यक्ष, किरात, नाग, गंधर्व वायु पुराण में। कुमाऊं में किस किस जाति के निवास की बात कही है, यक्ष, कुमाऊं जाति, यक्ष, किरात, नाग, गंधर्व, यक्ष, किरात, नाग, गंधर्व, यक्ष, किरात, नाग, गंधर्व, यक्ष, किरात, नाग, गंधर्व। वायु पुराण में कुमाऊं में यक्ष, किरात, नाग, गंधर्व जाति के निवास की बात कही गई है। यक्ष, किरात, नाग, गंधर्व, यक्ष, किरात, नाग और गंधर्व, ठीक है। नाग, गंधर्व, ये गौ से खत शुरू हो गया यहीं से। नाग, गंधर्व, यक्ष, किरात, इनकी बात जो है वायु पुराण में कुमाऊं में कही गई है। निवास इनने जो है निवास किया था, ऐसे वायु पुराण में बताया गया है। यक्ष, किरात, नाग, गंधर्व। बेरी नाग या बीनाग जब पिथौरागढ़ पड़ता है तो काली नाग, वासुकी नाग, पिंगल नाग आदि मंदिर नाग जाति की पुष्टि करते हैं। बेरी नाग, काली नाग, वासुकी नाग, पिंगल नाग आदि नाग जाति के निवास की पुष्टि करते हैं, ठीक है। यहीं जागेश्वर धाम में कार्तिकेय के जन्म की बात कही गई है। शिव जी का बड़ा पुत्र कौन था, शिव जी का बड़ा पुत्र कार्तिक था। तो कार्तिकेय के जन्म की बात कहाँ गई है, जागेश्वर में 128 मंदिर समूह, वही जागेश्वर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जागेश्वर मंदिर जो है वो भी केदारनाथ की शैली के रूप में ही है। केदारनाथ की शैली कत्यूरी है, तो इस प्रकार से जागेश्वर की शैली भी कत्यूरी शैली से बना निर्मित मंदिर है वो, ठीक है। केदारखंड के बारे में अगर हम जानते तो प्राचीन नाम केदारखंड, तपोभूमि, बद्रिकाश्रम। केदारखंड का प्राचीन नाम क्या था, केदारखंड हो गया, तपोभूमि हो गया, बद्रिकाश्रम हो गया। केदारखंड क्या है, गढ़वाल है। मानसखंड कुमाऊं था, तो केदारखंड के नाम क्या था, बद्रिकाश्रम है, ठीक है, क्योंकि बद्रीनाथ उधर ही है तो उससे नाम बना बद्रिकाश्रम। तपोभूमि क्योंकि वहाँ बहुत ही लोगों ने तप किया है, इधर तपोभूमि हो गया। हरिद्वार क्योंकि वहीं है, तपोभूमि भी केदारखंड को कहते हैं, केदारखंड नाम है ये। 1515 में अजय पाल ने बावनगढ़ को जीता था यहाँ की, ऐसे 1515 नहीं है, 1515 ही है यार। अजय पाल ने असल में क्या किया था, अजय पाल जो है इसका शासन 1519 तक माना जाता है। कब से, 1492 से, ठीक हो गया, 1492 से 1919 तक माना जाता है कुमाऊं में, ठीक है। उत्तराखंड में वैसे भी किसी राजा की पूरी जानकारी दी कहाँ गई है, फिलहाल मानते हैं यहाँ पे ना। तो अजय पाल के बारे में जानते हैं। तो 1512 में जो है वो राजधानी कहाँ ले गया था, 1517 में ले गया था श्रीनगर, 1512 में ले गया था देवलगढ़, ठीक है, देवलगढ़ ले गया था। तो 1515 में कहाँ अजय पाल ने बावनगढ़ को जीत लिया था। बावनगढ़ों में से एक गढ़ था उप्पूगढ़, जिसने कभी हार नहीं मानी थी। भले ही अजय पाल जीत जरूर गया था लेकिन हार नहीं मानी थी उप्पूगढ़ ने। उप्पूगढ़ या उदयपुर
उदयपुर भी कहते हैं उसको। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि गढ़वाल क्षेत्र में, यहाँ देख रहे हैं कि गढ़वाल रखा, यहाँ का नाम गढ़वाल रखा। अजय पांडे 1515 में बानवगढ़ को जीत लिया, यहाँ का नाम गढ़वाल रखा। गढ़वाल क्षेत्र में अलकापुरी जो कि कुबेर की राजधानी थी, धन के देवता कहते हैं ना कुबेर को, तो गढ़वाल क्षेत्र में अलकापुरी, क्योंकि चमोली में पड़ता है, अलकापुरी बाघैनी है जहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है, वही अलकापुरी। तो जो कुबेर की राजधानी अलकापुरी बताई गई है गढ़वाल क्षेत्र में। कुबेर की राजधानी कहाँ बताया गया? अलकापुरी। ऋग्वेद के अनुसार असुर तथा संबर के 100 गढ़ों को इंद्र और सुदास ने नष्ट किया था, ऐसा बताया गया है। ऋग्वेद के अनुसार असुर राजा संबर, असुर राजा कौन था? संबर के 100 गढ़ों को इंद्र और सुदास ने नष्ट किया, इंद्र और सुदास ने नष्ट किया है, ठीक है। ऋग्वेद के अनुसार असुर राजा संबर के 100 गढ़ों को, ठीक है, कितने? 100 गढ़ों को, असुर राजा संबर के 100 गढ़ों को, ऋग्वेद के अनुसार असुर राजा संबर के 100 गढ़ों को, ऋग्वेद के अनुसार असुर राजा संबर के 100 गढ़ों को इंद्र और सुदास ने नष्ट किया, इंद्र और सुदास ने नष्ट किया। अलकापुरी मनु का स्थान था। अलकापुरी किसका स्थान था? मनु का। मनु पहला मनुष्य माना जाता है, सृष्टि में मानव को लाए थे, पहला मनुष्य इसी को माना जाता है। ब्रह्मा के पुत्र भी माना जाता है, इनको मानव के आदि पुत्र भी माना जाता है। अगर हम देखें बद्रीनाथ के पास ऋग्वेद अनुसार जो है गुफा में वैदिक ग्रंथ की रचना हुई। बद्रीनाथ के पास जो है ऋग्वेद के अनुसार अगर हम देखें तो बद्रीनाथ के पास गुफा में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई है। गणेश गुफा, नारद गुफा, व्यास गुफा, स्कंद गुफा, वाल्मीकि ने, जहाँ गणेश में, ये सब कहाँ पे हैं? बद्रीनाथ में ही हैं, ठीक है। तो गणेश गुफा में क्या है? वाल्मीकि ने जो है गणेश गुफा की कैसे नाम पड़ा? गणेश ने, क्योंकि यहाँ वो लिखी, अरे गणेश ने कोई बुक लिखा है यहाँ पे। वाल्मीकि ने क्या लिखा था? रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने। तो तुलसीदास ने क्या लिखा था फिर? रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने, ठीक है। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था, यहाँ पर रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने। तो वही वाल्मीकि ने जो है गणेश से यहाँ गणेश ने अपने दांत से जो है वाल्मीकि के बोलने पर रामायण लिखी है, ठीक है। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। महाभारत के कौन है फिर? महाभारत के व्यास, महर्षि व्यास किसके हैं? रामायण महर्षि व्यास, महाभारत वाल्मीकि, महाभारत रामायण। अच्छा, महाभारत के वो होंगे फिर। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? महर्षि वाल्मीकि ने क्या लिखा? तो महर्षि वाल्मीकि ने जो है, ये देखना पड़ेगा यार, मुझे भी इसमें डाउट हो रहा है। महर्षि वाल्मीकि ने जो है, देखिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास ने लिखा, महाभारत वेद व्यास ने लिखा है। तो रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने लिखी है। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने लिखी है। रामायण वाल्मीकि ने लिखी है। रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि ने लिखी है। रामायण किसने लिखी है? रामायण महाभारत, रामायण किसने लिखी? महर्षि वेद व्यास ने लिखी कि वाल्मीकि ने लिखी? रामायण किसने? महाभारत में तो वेद व्यास ने लिखी है महाभारत। रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। ये देख लेना यार, मुझे भी इसमें कंफ्यूजन मुझे नहीं आ रहा है याद यार। मैं इसमें देख लूँगा, किसी टाइम बताऊँगा इसको देख के, फिर कितने बार देख दिया याद नहीं होता है। टिहरी में विशोम पर्वत है, ठीक है। टिहरी में विशोम पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड है। कहाँ पे है? विशोम पर्वत पर। टिहरी में विशोम पर्वत है, वहाँ पे वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड है, विशोम पर्वत पर, ठीक है। टिहरी में विशोम पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड है, ठीक है। गुरु वशिष्ठ जो है राम के गुरु थे। देवप्रयाग में राम ने तप किया था, इसलिए यहाँ रघुनाथ मंदिर है।
ठीक है, जो देवप्रयाग है वहाँ कौवे नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ श्राप दिया गया था इनको। राम के तप में इन्हें विघ्न डाला था, इसलिए इनको श्राप दिया गया है। तब से जो है कौवे यहाँ पे नहीं आते हैं। यही टिहरी के तपोवन में लक्ष्मण ने भी तप किया था। ठीक है, टिहरी के तपोवन में लक्ष्मण ने भी तप किया था। महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को भृंगतुंग कहा गया है। केदारनाथ को क्या कहा गया है? अन्य नाम भृंगतुंग। केदारनाथ का अन्य नाम क्या है? भृंगतुंग। देवप्रयाग के शीतोष्ण पट्टी में सीता धरती में समाई थी। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर बताया गया है। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर बताई गई है। महाभारत में पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा था सुबाहु ने। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ बताई गई है? श्रीनगर। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर बताई गई है। पुलिंद राजा सुबाहु, इसकी राजधानी क्या बताई गई है? श्रीनगर। महाभारत में पांडवों की तरफ से युद्ध किया था किसने? सुबाहु ने। महाभारत में पांडवों की तरफ से युद्ध किया था किसने? सुबाहु ने। यक्षों ने किसकी तरफ से युद्ध किया था? पीछे मैंने बताया था, कौरवों की तरफ से किसने युद्ध लड़ा था? कौरवों की तरफ से किसने युद्ध लड़ा था? मैंने इधर बताया था कहीं पर, किसने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा है? हाँ, खसु ने जो है कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। महाभारत में खसु ने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। तो यहाँ पे जो है हम देख रहे थे, ठीक है, महाभारत के वन पर्व में केदारखंड